Hello students, let's see this question. A magnetic field set up using Helmholtz coils is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 Tesla. In the same region, a uniform electrostatic field is maintained in a direction normal to the common axis of the coil. A narrow beam of electron single species charged particles, all accelerated through 15 kilovolt, enters this region in a direction perpendicular to both the axis of the coils and the electrostatic field. If the beam remains undeflected when the electrostatic field is 9.0 into 10 की power minus 5 volt per meter, make a simple guess as to what the beam contains. Why is the answer not unique? तो अपने एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करी है यूजिंग दिस हेल्महोल्ट्ज कॉइल. हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है? ये आपकी इस तरीके से कॉइल होती है कि आपके पास दो कोएक्सियल कॉइल होती हैं, दो कोएक्सियल कॉइल्स होती हैं लाइक दिस, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, एंड उनकी जो एक्सिस होती है वो क्या होती है? सेम होती है. ठीक है. नाउ यहाँ पे कह रहा है क्या कि हमने एक कॉमन, इनकी जो कॉमन एक्सिस है, इनकी जो कॉमन एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल हमने क्या करा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेंटेन करी हुई है. सो इसका मतलब ये है कि यहां से कुछ नॉर्मल इधर की तरफ, लेट सपोज हमने एक इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड मेंटेन की हुई है. ठीक है. A narrow beam of the single species charge particles all accelerated through 15 kilovolt. अब कुछ चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट किया 15 किलोवोल्ट से एंड उनको एंटर कराया इस रीजन के अंदर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस ऑफ द कॉइल्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. अब इस फील्ड के भी परपेंडिकुलर किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और जो इस हेल्महोल्ट्ज कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है उनके भी परपेंडिकुलर. हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर होता क्या है कि जो करंट होता है दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में होता है. ठीक है, दोनों के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में होता है. तो इसकी वजह से होता है क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो अलोंग द एक्सिस ही आ जाती है. क्लियर. नाउ अब दोनों की वजह से जो फील्ड है वो कैसी है? मतलब दोनों की वजह से जो आपकी बीम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, यानी कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के ही परपेंडिकुलर है. क्लियर. नाउ अगर यहां से जो आपकी बीम है वो अनडिफ्लेक्टेड गई है, अनडिफ्लेक्टेड जाने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा. अनडिफ्लेक्टेड का मतलब नेट फोर्स इज जीरो. अगर एफ नेट इज जीरो, एफ नेट इज जीरो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू दिस मैग्नेटिक फोर्स. तभी तो दोनों के ऊपर, दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपका QE के बराबर एंड मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB के बराबर. कब? जब आपकी वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के. क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? दिस इज इक्वल टू QV क्रॉस B, एंड ये हो जाएगा QVB sin 90, दैट इज कितना? QVB. क्लियर. नाउ अगर यहां से Q से Q कैंसिल करोगे तो यहां से देखो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी आपकी E by B के बराबर. क्लियर. वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? दैट इज E by B. नाउ अब यहां पर हम लोगों ने जो बीम दी है, ठीक है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी एंड काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू वर्क डन. सो इसका मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वर्क डन. एंड वर्क डन किसका होगा? वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड जो होती है कोई भी वर्क नहीं करती है, तो इसलिए कितना हो जाएगा? दैट इज Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. अब दोनों V हो जाएंगे तो एक काम करते हैं, इसको VD लिख लेते हैं, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर. VD लिख लेते हैं. सो यहां से देखो Q बाई M की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो Q बाई M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V स्क्वायर अपॉन ट्वाइस VD. क्लियर. एंड लेकिन वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इज E बाई B. तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी विल गेट Q बाई M, दिस इज इक्वल टू E स्क्वायर बाई ट्वाइस VD इंटू B स्क्वायर. दिस इज योर Q बाई M रेशियो. क्लियर. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. सो हम यहां से जब इसको पुट करेंगे तो हमें Q बाई M की वैल्यू मिल जाएगी एंड विच विल कॉरेस्पॉन्ड टू सम पार्टिकल.
क्लियर? सो यहां से देखो Q बाई एम कितना आ जाएगा, सो Q बाई एम आ जाएगा आपका, Q बाई एम दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर -5, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -5 जिसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस, पोटेंशियल डिफरेंस है 15 किलो वोल्ट, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 3 इंटू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर यानी कि 0.75 का स्क्वायर। क्लियर? तो उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10 की पावर -13 Q by m, that is coulomb per kg, and this is the ratio, that is Q by m. Clear? अब ये जो वैल्यू है this corresponds to a deuterium ion, this corresponds to this corresponds to this corresponds to deuterium ion. Clear? Deuterium ion. नाउ अब ड्यूटेरियम आयन के लिए यहां पर हमने निकाल तो लिया, बट Q बाई एम वैल्यू इज नॉट अ स्पेसिफिक वैल्यू। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज पार्टिकल के लिए ही सिर्फ Q बाई एम वैल्यू हो सकती है। Q बाई एम वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, मास के ऊपर। सो ये किसी और स्पीशीज के लिए भी हो सकती है। यस, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप हीलियम आयन की बात करोगे, हीलियम पॉजिटिव आयन की या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव आयन की, तो उस केस में भी आपको नियरली यही वैल्यू मिलती है। सो this Q by m, this Q by m, this Q by m is not specific, is not specific helium positive या फिर Li 2 positive have etc may have same value, have same value। इनकी वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है, इसी के आसपास होती है। सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं कह सकते कि ड्यूटेरियम आयन ही होगा, वहां पे हीलियम पॉजिटिव भी हो सकता है, लिथियम 2 पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाई इज नॉट द आंसर यूनिक, यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल पार्टिकल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस Q बाई एम। जितना डाटा हमें गिवन था उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग Q बाई एम को ही कैलकुलेट कर पाए हैं। Clear? So I hope you understand the question well. Thank you so much.